गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं मोशन पार्ट 2। इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमने एक्सप्लेन किया था आपको कुछ बेसिक टर्म्स, डेफिनीशन ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इसको हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। जो आपको एक ग्राफ हमने कल रिप्रेजेंट किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को किस तरह से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। एक वर्ड हमने यूज़ किया था, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति जिसको बोलते हैं। तो डेफिनीशन आपने उसकी रीड किया। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो in the graph, suppose that horizontal x plane taking as time axis and vertical y plane taking as distance। इसको ये ओरिजिन है, टाइम को हमने 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड ऐसे डिफरेंस में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर। इसको आप आवर में या इसको किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया डिस्टेंस के लिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक ये आया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आ गया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस सभी कार्नर को अगर ज्वाइन किया जाए, ये आपको मिल रहा है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मीन्स दिस ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म मोशन फॉर एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, माने कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। ऑर्डिनरी तौर पे आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टाइम है t, इधर हो गया डिस्टेंस इन मीटर। ये आपका ग्राफ ये जो आ रहा है, यही ग्राफ दिख रहा है इसमें। दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। सपोज दैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका ग्राफ इस तरह कर्व शेप में आ रहा है। ये तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर किसी पर्टिकुलर टाइम पर या इक्वल टाइम इंटरवल में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनीशन हमने आपको कल के वीडियो में बताए थे कि इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, माने कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अदरवाइज इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। माने कि या तो ये असमान है, अदरवाइज टाइम असमान है। दो में से कोई एक होगा जो एक समान रूप से चेंज हो रहा है, जबकि दूसरा जो है वो असमान रूप से चेंज हो रहा है। तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका जो ग्राफ आएगा इस तरह का, वो कर्व शेप में आता है। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज दैट यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है, इधर आपका हमने वेलोसिटी टेक किया, वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है।
तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में इन केस अगर आपको कोई भी बॉडी इस ग्राफ को फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसका मतलब ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। तो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। तो जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इस बॉडी की स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को, यानी इसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन माने यहाँ पर बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। बट एक केस और है यहाँ पर कि ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है। तो जब ग्राफ ओरिजिन से जाता है, इसका मतलब ये है कि बॉडी का ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, माने कि एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। माने t इक्वल टू 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट में है, रेस्ट से वो मूव करना शुरू करता है, तब ग्राफ आपको ओरिजिन से मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से ग्राफ इसी को चेंज कर दें, ये टाइम है, इधर वेलोसिटी है, ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ यहाँ से इस तरह से फॉलो कर रही है बॉडी ये। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया? तो बहुत दोनों ग्राफ दिख तो सिमिलर रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। माने कि अगर यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, जैसे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। तो अब डिफरेंस क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन ये भी है, एक्सीलरेटेड मोशन मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया? आप ग्राफ देख करके तो एक डिफरेंस यहाँ से देख रहे हैं कि ये ओरिजिन से चल रहा था और ये यहाँ से इस पॉइंट से मूव कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये रेस्ट बॉडी है जो कि टाइम t इक्वल टू 0 पर रेस्ट में थी और रेस्ट से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रही है, जबकि ये बॉडी मूविंग बॉडी है। मूविंग बॉडी माने कि वो ऑब्जेक्ट पहले से गति की अवस्था में है, पहले से बॉडी मूव कर रही है। सपोज दैट, एक बेस्ट एग्जांपल ऐसे हम समझ सकते हैं, कोई पर्सन है, बाहर से वो मूव करते हुए आ रहा है, अब उसको इस क्लासरूम तक आना है। तो जब वो पर्सन मूव करते हुए आ रहा है, जैसे ही वो इस गेट में इंटर किया, मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। तो इसका मतलब कि पर्सन तो वो तो मूविंग पर्सन है ना, वो पहले से चलता हुआ आ रहा था। अब किस स्पीड से वो चल रहा था, माने कि एट टाइम, क्योंकि हमको मोशन उसकी कहाँ से कंसीडर करनी है? इस डोर से। तो जैसे ही वो डोर में इंटर करता है, मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 पर्सन की जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से वो इंटर किया डोर में, यहाँ पर क्लासरूम के अंदर, तो वो t इक्वल टू 0 टाइम पर ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस स्पीड से वो इस रूम में डोर से इंटर किया। क्लियर है ना? बहुत डिफरेंस है दोनों ग्राफ में। जबकि यहाँ पर इस ग्राफ में ये है कि सपोज दैट मैं यहाँ पर रेस्ट में हूँ, अब यहाँ से हमको इस वॉल से उस वॉल तक मूव करना है, तो यहाँ से हम अपनी मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 मैं तो रेस्ट में हूँ,
तो एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारी स्पीड भी 0 है। इसका मतलब ये ग्राफ है कि ओरिजिन से जाएगा, और जैसे t इक्वल टू 0 पर हमने स्टॉप वॉच ऑन किया और इसके बाद मूव किए और इस वाल से उस वाल तक गए, तो इसका मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी स्पीड बढ़ी, हम एक्सीलरेट हुए। तो ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को समझिएगा। इन केस कोई मूविंग बॉडी है, सपोज दैट कोई व्हीकल है, वो मूव कर रही है, उसमें ब्रेक अप्लाई किया गया। तो जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो बॉडी धीरे 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 उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी गोइंग टू 0, माने कि अब बॉडी यानी व्हीकल स्टॉप की ओर जा रहा है, रुकने वाला है। तो जब वो रुकने वाला है, रुक जाएगा, इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन पर हम उसी एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन माने बॉडी पर एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया गया बाय द ब्रेक, और वो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड गोइंग टू 0, अब वो 0 की तरफ बढ़ रही है। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो बॉडी रुक जाएगी। तो इस कंडीशन पर एक्सीलरेशन जो होता है वो निगेटिव होता है और उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये टाइम है, इधर ये वेलोसिटी हो गई, तो ये ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे चलता है। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, रिटार्डेशन। इसके बाद थर्ड ग्राफ, एक और ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को फॉलो कर रहा है। सपोज दैट ये टाइम एक्सिस है, इधर वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है। आप यहाँ से किसी भी टाइम पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो देखिए टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बट उसकी वेलोसिटी हर एक टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, माने वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाती है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। यहाँ पर जो इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 0। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए उसको भी देख लेते हैं, उसको डेराइव कर लेते हैं दो मेथड से, एक ग्राफिकली मेथड, दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड आपको बता रहे हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये बहुत बेसिक क्लासेस से, बहुत जूनियर सेक्शन से ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं। फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है कि कुछ टर्म जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसमें से हम आपसे एक बहुत माइनर क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको देना होगा। कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है
तो जब वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है तो जिस स्पीड से वो अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा वो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं u, इनिशियल वेलोसिटी। v आफ्टर टाइम t, जितना उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, जिस पर्टिकुलर टाइम पर हम उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे t इक्वल टू 0 के बाद, तो वो जो चेंज हुई वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो गई v, फाइनल वेलोसिटी। a एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर t टाइम है, t टाइम। यस, क्वेश्चन इज दैट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि हाँ यस, यस क्या है? यस को हम डिस्टेंस बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंस क्या है। अगर इसी यस को डिस्टेंस के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसी यस को हम डिस्प्लेसमेंट लिख दें तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। माने कि डिफरेंस तो आया ना, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको कुछ डिफरेंस बताए थे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर यस जो है उसको अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर आप थिंक करेंगे कि क्या हो सकता है, डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। बोथ आर मेजर्ड इन मीटर, दोनों को ही हम मीटर में मेजर करते हैं। तो क्या हो सकता है? तो देखिए जब तक ये आता है कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, अभी यहाँ हम जितना भी स्टडी कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, ऑब्जेक्ट है t इक्वल टू 0 टाइम पर वो रेस्ट में है या t इक्वल टू 0 टाइम पर वो मूव कर रहा है, माने कि किसी भी तरह की मोशन का जितना भी अभी तक डिस्क्रिप्शन हुआ उसमें कहीं भी डायरेक्शन वर्ड नहीं आया। तो जब डायरेक्शन का कुछ डिस्क्रिप्शन कहीं आ नहीं रहा है तो वेरी सिंपल, यहाँ पर हम यस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। यस को हम लिखेंगे डिस्टेंस। तो ये यस जो है ये आपका हो गया डिस्टेंस। अब इनका डेरिवेशन है, इनको कैसे हम डेराइव करेंगे, कहाँ से आए इक्वेशन। तो चलिए इसको देख लिया जाए। कंसीडर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया कि एक पर्सन है वो बाहर से मूव करते हुए आ रहा है और जैसे वो डोर में इंटर करता है मैं स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ। तो t इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी जो इनिशियल स्पीड है u डज नॉट इक्वल टू 0, माने t इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। तो इस तरह का कोई एक हम मूविंग ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें। सपोज दैट ये ग्राफ है, टाइम एक्सिस, इधर हो गया आपका वेलोसिटी, ये एट टाइम t इक्वल टू 0 द इनिशियल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। अब ये हो गई v, यहाँ t इक्वल टू 0 था, ये t टाइम में इसकी इनिशियल स्पीड u से चेंज होकर v हो गई। ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। एक परपेंडिकुलर हम इस लाइन पर इस पॉइंट से यहाँ ड्रा कर रहे हैं, ये एक इस एक्सिस पर, ये जो है यहाँ से इस पॉइंट से इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर, ये एंगल विद द एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है। ये u है
ये भी आपका u होगा। रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स आर इक्वल, u ये भी u हो जाएगा। टोटल ये v है, ये आपकी v माइनस u हो गई। इतनी साइड ये आपकी v माइनस u हो गई। पॉइंट का नाम दे देते हैं A, B, C, D, E एंड F। तो पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू E, ये A से E तक मूव कर रहा है, माने कि इस AE लाइन को ये फॉलो कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में आपने एक जूनियर क्लासेस में एक बेसिक बहुत फार्मूला पढ़ा होगा कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा। इस तरह का एक फार्मूला कोऑर्डिनेट में आता है स्लोप ऑफ लाइन, माने कि किसी भी लाइन का जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस के साथ उसका कितना इंक्लाइनेशन है थीटा, तो इससे हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। तो इन वन डायमेंशन मोशन में अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये जो लाइन का स्लोप होगा, ये लाइन का स्लोप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। माने कि बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आप लोग सीख लीजिए। ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, इसमें लाइन का ये जो स्लोप होगा थीटा, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को। इन केस अगर ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में इस लाइन का ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। माने कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों को ही हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, उस लाइन का x एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइनेशन है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तब इस लाइन का स्लोप जो होगा वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, उस केस पर इसी लाइन का स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल ADE। इस ADE ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ADE m इज इक्वल टू मीन स्लोप ऑफ लाइन m, दिस इज इक्वल टू a, यही आपका क्या होगा एक्सीलरेशन। a दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ये क्या लिखा हुआ tan थीटा। और टेक्नोमेट्री में आपने फार्मूले पढ़े होंगे, साइन थीटा ये होता है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होता है वो साइन होता है, बेस हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। माने कि इस tan थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर माने DE अपान बेस AD, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ से एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू DE की वैल्यू है v माइनस u डिवाइड बाई AD। ये साइड जो है ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। इसका मतलब ये टाइम एक्सिस को अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो ये भी टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। सिंस इन रेक्टेंगल पैरेलल साइड्स आर इक्वल, माने यही जो लेंथ है वो वही चीज़ ये होगी, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया t बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v माइनस u दिस इक्वल टू AT। इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आपका ये डेराइव होगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT। चलिए अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन हम डेराइव करते हैं इसी ग्राफ में से। ग्राफ पर्टिकुलर एक ही रहेगा, उसी में से हम सेकंड इक्वेशन डेराइव कर लेते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं।
पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ई, पार्टिकल ए से ई तक जा रहा है, तो इस लाइन, ये जो लाइन है, जिस लाइन को पार्टिकल अपनी मोशन में फॉलो कर रहा है, तो एरिया अंडर लाइन, माने कि कितना एरिया वो लाइन जो है, ए लाइन कितना एरिया कवर करती है, वो होता है आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन ए ई है, इसमें एक आपको ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है ए डी ई, और दूसरा आपको दिख रहा है ए बी सी डी रेक्टेंगल, माने एक रेक्टेंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो राइट total distance covered by this object which follow the line AE means moving from point A to E. This is equal to area of right triangle ADE plus area of rectangle ABCD. दोनों के एरिया का एल्जेब्राइक सम जो होगा वही डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा। तो या हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, हम दोनों आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं कि अगर इसको थोड़ा सा ऐसे फिगर को रोटेट करा दीजिए इस तरीके से कि ये साइड ऊपर चली जाए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी ई ये एक आपका ट्रेपेजियम बन रहा है। तो या तो आप डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉलो करिए, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। तो चलिए दोनों देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन ए ई लाइन का मीन्स S इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD means S is equal to एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो इसको हमने लिखा हाफ इंटू बेस इसका है AD इंटू हाइट DE, ये हो गया आपका, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD लेंथ इंटू विड्थ, माने कि AB इंटू BC, ये AB इंटू BC मीन्स S इज इक्वल टू हाफ इंटू AD की वैल्यू जो है वो टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है साइड AD, तो टाइम T हो गया, इंटू DE की वैल्यू ग्राफ में दिख रही है V माइनस U, ये तो एक टर्म हो गया, प्लस यहाँ पर AB U BC टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो U इंटू T, ये वैल्यू आ गई। मीन्स इसको कैलकुलेट करें तो S इज इक्वल टू, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, या आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन जो होता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इक्वेशन नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल वेलोसिटी, इसमें कहीं फाइनल वेलोसिटी V तो आ नहीं रही है, कहीं V आपको टर्म नहीं दिख रहा है, बट यहाँ आपको इस इक्वेशन में ये V दिख रहा है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ डेराइव किया V इक्वल टू U प्लस AT, तो अगर ये वैल्यू यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर दें V की, तो हमारा इक्वेशन जो आएगा 1/2T, और ये हो गया U प्लस AT माइनस U, ये वैल्यू आ गई, प्लस UT, ये वैल्यू दिख रही है। अब यहाँ देखिए इसमें U से U कैंसिल हो गया, इस T का इसमें मल्टीप्लाई करिए हाफ T का, तो S इज इक्वल टू हाफ
AT स्क्वायर प्लस UT आ गया, वही देखिए सेकेंड इक्वेशन है, यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन डेरिवेशन, वेरी सिंपल। अब देखिए दूसरा तरीका ये था जो आपको हमने बताया कि अगर इस फिगर को, ग्राफ को थोड़ा सा रोटेट कर दें तो यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसको आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि एरिया ऑफ डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCE माने कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए इसको रोटेट किया तो पैरेलल साइड AB और AB के पैरेलल क्या दिख रही है, CE। तो AB प्लस CE इनटू हाइट, हाइट इसमें आप देख रहे हैं ये ट्रेपेजियम की हाइट है जो यहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रा किया गया है AD, ये इसकी हाइट हो गई AD। मीन्स S इज इक्वल टू हाफ इनटू AB की वैल्यू है U प्लस CE है टोटल V इनटू टाइम T। अगेन फिर से वही देखिए टर्म आ गया V, तो फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें U प्लस AT, तो V हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, हाफ U प्लस AT इंटू T। तो ये आपका U प्लस U 2U हो गया, T का अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेम वही इक्वेशन आ गया। तो आप चाहें तो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लगा सकते हैं इसमें, या आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द लाइन माने एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल ABCD। ये हो गए दो इक्वेशन। चलिए थर्ड इक्वेशन को भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है हमारा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको हम जो थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, इसको हम वहीं से डेराइव कर लेते हैं जो अभी हमने फार्मूला लिखा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये ABCE, ये जो एरिया है यहाँ से S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स AB प्लस CE इंटू हाइट AD। ये तो यहाँ पर देखिए जब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इनकी, तो हाफ AB की वैल्यू है U प्लस CE की वैल्यू हो गई आपकी V, U प्लस V इंटू AD, टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स इंटू T। थर्ड इक्वेशन आप देख रहे हैं ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ कहीं टाइम T तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ से T को रिप्लेस करना होगा। अब वो कहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन डेराइव किया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से T की जो वैल्यू आएगी, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। ये T की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो S इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको मिलती है S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V या V प्लस U इंटू T की वैल्यू है V माइनस U बाई A।
v माइनस यू अपान ए। ये देखिए डिनोमिनेटर में जो 2a आपको दिख रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2as दिस इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी लिखी हुई है, आपको दिख रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन 2as दिस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका थर्ड इक्वेशन। इस तरह से आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया मोशन का, और उसमें से तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे किया जाता है इसको आप लोग सीखिए। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन ऑफ मोशन का एक अल्टरनेटिव मेथड है, ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ग्राफ, बिना ग्राफ के हम आपको डेराइव करना बता रहे हैं। जो अभी आपने एक मूविंग बॉडी कंसीडर किया, यहाँ हम एक मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे उसको हम, क्योंकि हमें जितनी नीड है उतना ही हम ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी नीड है हमको फार्मूले की। जैसे डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन है, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इस तरह से, या पीरियोडिक फंक्शन है। जो भी फंक्शन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट भी करते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज़ स्पेशली हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्सपेंशन को मिनिमाइज करने के लिए, वो इंटीग्रेशन क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो जैसे कोई एक सपोज दैट एग्जांपल है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है x टू द पावर n। ये अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे d बाई डी एक्स, सिंस इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। इन केस अगर ये y टू द पावर n लिखा है तब यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी वाई। अगर ये t टू द पावर n लिखा है तो यहाँ हम लिखेंगे d बाई डी टी। माने कि जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x टू द पावर n ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है और इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं d बाई डी एक्स। इसका जो सलूशन आता है n x टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ये लिखा है x टू द पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ हम लगाएंगे d बाई डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, पावर यहाँ कोफिशिएंट बन जाती है ये, तो 4x टू द पावर n माइनस 1, एक पावर में रिडक्शन होगा तो 4 है तो यहाँ क्या आएगा 3। कोई कांस्टेंट टर्म है, अगर वो फंक्शन के साथ एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में लिखा गया है तो उस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। बट अगर वो कोफिशिएंट है या फंक्शन के साथ डिवीजन में लिखा गया है तो एज इट इज़ वो जैसे लिखा होगा उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कहीं कोई भी चेंज नहीं आता। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लें, 4x टू द पावर 6 प्लस 7, ये लिखा है। यहाँ पर देखिए ये 4 कांस्टेंट वैल्यू है, ये फंक्शन के साथ कोफिशिएंट है, ये फंक्शन का कोफिशिएंट है 4, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। बट ये जो 7 कांस्टेंट है ये इसके साथ एडिशन में +7 लिखा गया है। तो जब ये +7 लिखा गया है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। बट ये जो लिखा हुआ है 4, ये एज इट इज़ जैसे है उसी फॉर्म में लिखा रहेगा। तो देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं
इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स 4x⁶ प्लस 7। यहाँ पर दोनों फंक्शन को इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 तो ये आपका कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स x⁶ प्लस डी बाई डी एक्स 7। तो यहाँ x⁶ को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 6x⁵ ये आएगा 4 × 6x⁵ प्लस ये तो आपका 0 हो गया, ये आ गया 6 4 जा 24 x⁵ माने कि इसका सल्यूशन जो आया वो 24 x⁵ आ गया। इस तरीके से अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू वो कोफिशिएंट में है या उसके डिनोमिनेटर में लिखी गई है तो वो एज इट इज़ जैसे है उसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन प्लस में या माइनस में कांस्टेंट वैल्यू लिखी गई है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। बस एक ये बेसिक फार्मूला है जिसका हम यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर इसी को हमें इंटीग्रेट करना है तो उसको भी सीख लीजिए। आइए देखते हैं, इसी अलजेब्राइक फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं x⁴n, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटीग्रेशन। यहाँ पर dx लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, माने कि x⁴n फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका जो सल्यूशन आता है x⁴n+1/n+1। बस एक ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला, इसी का हम यूज़ करेंगे और मैथमेटिक्स की बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ जहाँ हमें नीड पड़ेगी जिन फार्मूलों की, उनको हम जितना नीड होगी उतना हम ले लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे मैथमेटिक्स को। तो x⁴n, अब यहाँ भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट ये लिखा है x⁴ dx, इसका जो सलूशन होगा x⁴/4 ये आएगा। सपोज दैट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ है x² dx, दिस इज इक्वल टू x³ 3। इन केस फंक्शन केवल लिखा हुआ है x dx, तो दिस इज इक्वल टू x²/2। अब हमने केवल यहाँ लिख दिया इंटीग्रेशन dx। अब ये क्या हो सकता है, x³ आपने देख लिया, x² x भी हो गया, अब ये केवल dx लिखा है। तो देखिए इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ कहीं भी x का कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx दिस इज इक्वल टू 1 × dx, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो तो 1 दिख ही रहा है, बट 1 कहीं लिखा तो नहीं जाता, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 × dx। और मैथमेटिक्स में आपने ये स्टडी किया है कि किसी भी नंबर की पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 को हम x के टर्म में अगर कन्वर्ट कर लें तो x⁴0 मीन्स 1 इस तरह से लिखा जा सकता है × dx। अब देखिए ये आपका इस फॉर्म में आ गया, ये x⁴n dx। अब आप इसको कन्वर्ट करिए इस फार्मूले पर, तो ये क्या आ जाएगा, x⁴0 + 1/0 + 1 मीन्स दिस इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आ जाएगा, x। सिमिलरली इंटीग्रेशन dy लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, y। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dt दिस इज इक्वल टू t। Similarly, integration of dw this is equal to w and so on।
तो इस तरह से ये एक बेसिक फार्मूला है जिसको आपको प्रिपेयर करना है और इसका यूज़ हम करेंगे डेरिवेशन में। दैट्स ऑल।